सरकार का क्या रुख है कर्मचारी आंदोलन के प्रति या जन सुविधाएं देने के प्रति? सरकार का जो मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक तो 24 लाख को मिलना था। कह रहे हैं कि उन्होंने दिया नहीं है। एक संजीदा रुख होना चाहिए। जो इस पक्ष पर आप मौजूदा सरकार को कैसे आंकते हैं? जो सरकार है प्रदेश की और केंद्र की, ये वर्किंग क्लास के खिलाफ 16% डीए मिला और ये जो दशक है इसमें कर्मचारी को मिला है 58% डीए। मतलब 58% तो महंगाई भत्ता सरकार डकार गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों जरूरी है और न्यू पेंशन स्कीम में क्या कमियां हैं? एनपीएस की मांग नहीं रही है। कर्मचारी सदैव पीएस के लिए संघर्ष उन्होंने किया है। और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों के क्या प्रभाव देखते हैं? ये अपने चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस सरकारी सेवा के क्षेत्र का सत्यानाश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के भावी कार्यक्रमों को लेकर। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एक ऐसा संगठन जो निरंतर कर्मचारियों के मुद्दों पर, कर्मचारियों को हितों के लिए लड़ाई लड़ता रहता है। एक ऐसा संगठन जो निजीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ विभाग से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक की लड़ाइयां लड़ता है। आज हमारे बीच मौजूद हैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के उप महासचिव श्री संदीप सांगवान जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका चैनल पर स्वागत है सर। सर आपके चैनल का सभी दर्शकों का सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से स्वागत है। तो सर, ये सर्व कर्मचारी संघ की जो पीछे आपकी केंद्रीय कमेटी की मीटिंग हुई, आपके नेतृत्व में बैठकर जो फैसले किए, आपके अभी भावी कार्यक्रम क्या है जी? सर पिछले महीने हमारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी और मीटिंग में हमने कुछ पॉइंट चाक आउट करके एक आंदोलन की कॉल दी है। आंदोलन का जो हमारा जो प्रथम चरण है 30 जुलाई को 6-7 जिलों में हमारे प्रदर्शन हुए हैं, बड़े प्रदर्शन। अगला दूसरा हमारा चरण है 4 तारीख का, 7 का और 11 का। इसमें हम 22 के 22 जिलों में जिला स्तर पे बड़े प्रदर्शन करते हुए हम उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। इसके साथ साथ हमारे से संबंधित जो यूनियन है, जैसे नगर पालिका का कर्मचारी है, अग्निशमन का कर्मचारी है, उन्होंने 3 दिन की हड़ताल की कॉल दी है 6, 7, 8 अगस्त की। उसका हम समर्थन करते हैं। और 11, 12, 13 को बिजली विभाग का कर्मचारी है, अधिकारी है, निजीकरण को लेकर के 3 दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल का उन्होंने ऐलान किया है। उसमें भी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तो सर, जो ये आपने बताई अभी 3 दिवसीय हड़ताल है नगर पालिका की या बिजली के कर्मचारियों के मूवमेंट है और सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित बहुत सी सैकड़ों विभागीय यूनियनें, उनके आंदोलन चलते रहते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता था कि जो आप लोग लड़ाई लड़ते हैं सरकार के साथ अपनी मांगों को लेकर, निजीकरण की प्रक्रिया रुके, कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार, ये सरकार एक तरफ तो ये दावे करती है कि हमारे राज्य में कर्मचारी बहुत खुश है, हमने कर्मचारियों को बहुत भला कराया है, हम अच्छी जन सेवाएं दे रहे हैं। तो इसमें ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? इस सरकार का क्या रुख है कर्मचारी आंदोलन के प्रति या जन सुविधाएं देने के प्रति? ये इसकी रिपोर्ट ये है जी, 1986 में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बना है और 4 दशक हो गए। पिछले 3 दशक के दौरान हमने काफ़ी अचीवमेंट हासिल की है। मतलब कर्मचारियों का डीए है, मेडिकल है, एचआरए है, ये मिला है। और अलग अलग दौर में नीतियां बनती रही हैं। आंदोलन और हड़ताल के दौरान रेगुलाइजेशन की, बहुत कच्चे कर्मचारी को हमने पक्का भी करवाया है। लेकिन 2014 में जैसे ही बीजेपी आई और इसके आप चुनावी घोषणा पत्र आप देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े इशू थे कर्मचारी को लेकर के कि हमारी पहली सरकार बनते ही पहली कलम चलेगी, सभी प्रदेश का कच्चा कर्मचारी पक्का होगा, खाली पदों पे भर्ती, 2 लाख बेरोजगारों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे प्रदेश में और 2 करोड़ को देंगे हम देश में। अगर ये हम बात करें तो सरकार को लगभग 14 में आई, 12 साल हो गए, तो 24 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिलनी थी। लेकिन सरकार ने जो नौकरी दी है, कच्ची और पक्की मिलाकर के भी हम बात करें तो 2.25 लाख लोगों को नौकरी दी है, जबकि बनती थी 24। और आप देखेंगे कि प्रति माह 2 से 2.5 हजार कर्मचारी रिटायर हो रहा है। तो 12 साल अभी हर महीने 2 से 2.5 हजार कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं। जी। आप देखेंगे पिछले
हम 12 साल के आपको आंकड़े देंगे तो 3 लाख नियमित हमारा कर्मचारी रिटायर हो गया है। और आप देखेंगे कि जनसंख्या के जो मुताबिक है 12 लाख पक्की नौकरी बनती। आज हरियाणा प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर 12 लाख पक्के कर्मचारी होने चाहिए जी। जी जी, जनसंख्या हमारी 3 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। उसके मुताबिक 12 लाख नौकरियां बनती हैं। और आप देखेंगे 4.5 लाख कच्चा कर्मचारी, कच्चा और पक्का मिला करके, उसमें कच्चा भी है, पक्का भी है, एनपीएस का है, जीपीएफ का है, वो 4.5 लाख है। 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं और बेरोजगार अपना टेस्ट पास करके इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार उस पर भर्ती कर दे तो जन सेवा के जो दफ्तर हैं उनमें काम बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। आपका कहने का एक अर्थ ये भी है कि 7.5 लाख नौजवानों को और रोजगार मिल जाना चाहिए था, विभागों में वो कार्यरत होने चाहिए थे, लेकिन अभी दिए नहीं गए, वो पद ही खाली पड़े हैं जी। बिल्कुल, सरकार का जो मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक तो 24 लाख को मिलना था। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने दिया नहीं है। उसके बावजूद भी हमने जो जनसंख्या के आंकड़े जो जुटाए हैं उसके मुताबिक भी 7.5 लाख पक्की नौकरी बनती हैं, उस पे लोगों को रोजगार, बेरोजगार बच्चों को दिया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात मैं सर इसी में ये जानना चाहता था, आप जैसे अभी पीछे नगर पालिका कर्मचारियों का भी बड़ा हड़ताल हुई, दूसरे विभागों के कर्मचारी भी लड़ते हैं, उनकी कुछ मांगे मान ली जाती हैं, लेकिन उसके बाद चिट्ठी जारी होती है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मतलब धरने प्रदर्शन, दोबारा से विरोध कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। मतलब सरकार को जो एक संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए, एक संजीदा रुख होना चाहिए, जो इस पक्ष पर आप मौजूदा सरकार को कैसे आंकते हैं? सर, आप देखेंगे कि सीधे तौर पे ये जो सरकार है प्रदेश की और केंद्र की, ये वर्किंग क्लास के खिलाफ है। आप देखेंगे कि नियमित कर्मचारी को महंगाई भत्ता मिलता है महंगाई के अनुसार। पिछला जो हमारा दशक था 6th पे कमीशन का, कर्मचारियों को 116% डीए मिला था। और ये जो दशक है इसमें कर्मचारी को मिला है 58% डीए, मतलब 58% तो महंगाई भत्ता सरकार डकार गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस निजीकरण की सत्यानाशी नीति के चलते महकमों को धीरे धीरे निजीकरण की भट्ठी में धकेला जा रहा है, पदों को समाप्त किया जा रहा है। आप देखेंगे शिक्षा विभाग बड़ा विभाग है, पूरे देश में 1 लाख सरकारी स्कूलों पे ताले ही लगा दिए। मतलब 1 लाख सरकारी स्कूलों की तालाबंदी कर दी। अच्छा जी। तो ये भविष्य में आने वाला जो समय है वो रोजी रोजगार पे बड़ा संकट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि विधानसभा में बैठे लोग हैं, लोकसभा में बैठे लोग हैं, वो एक बार शपथ लेते ही आजीवन पेंशन के हकदार बन जाते। उनका सरकारी खर्चे पे सौरभ का टिकट पक्का हो जाता है। और जो इन सरकारी विभागों में कर्मचारी 25 साल, 30 साल, 35 साल नौकरी करता है उसकी पेंशन नहीं। तो अब जो पेंशन का भी मुद्दा उठाया सर, आप जो मांग कर रहे हो वह लगातार कि हमें ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, तो और सरकार न्यू पेंशन स्कीम आपको दे रही है, ये मुद्दा क्या है जी? ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों ज़रूरी है और न्यू पेंशन स्कीम में क्या कमियां हैं जी? सर, क्या है, एक तो किसी भी कर्मचारी की, किसी भी संगठन की कभी भी एनपीएस की मांग नहीं रही है। कर्मचारी सदैव ओपीएस का के लिए संघर्ष उन्होंने किया है और एक समय में हमारे को मिलती भी थी। ये 116 से राज्य में और 114 से केंद्र में ये बिल लेके आई थी सरकार, उसका नाम है पीएफआरडीए बिल, पेंशन फंड प्राधिकरण बिल है ये। और ये बाकायदा कानून बना के राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे दी। और ये जो पैसा है इसको सरकार शेयर बाजार में लगाती है। जो पेंशन हमारा जीपीएफ की जो पेंशन कर्मचारी को मिलती है या विधायक मंत्री जो ले रहे हैं, उस पेंशन का जो पैसा है वो सरकार देती है। और रिटायरमेंट के बाद उसकी जो पे है उसकी आप उसको पेंशन मिलती है। इस एनपीएस में नहीं है, ये शेयर बाजार आधारित है। किसी को 2000, किसी को 3000। देखेंगे बहुत कर्मचारी हमारा रिटायर हो गया है, उसकी जो पेंशन है वो बुढ़ापा पेंशन से कम है। वो बाकायदा ऑप्शन तय करता है कि मैं बुढ़ापा पेंशन लूंगा या एनपीएस की पेंशन लूंगा। एनपीएस की पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी कम है। और जो जीपीएफ की हमारी जो पेंशन है, ओपीएस जो हमारी पेंशन है, वो उसका लास्ट जो पे है, आखिरी वर्ष, आखिरी महीना जो रिटायर होता है उसकी आधी मिलती है। अच्छा, मतलब आपका कहने का अभिप्राय है कर्मचारी के लिए नुकसानदेह है न्यू पेंशन स्कीम। एक सवाल और है सर आपसे, जो 1991 के बाद से जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की जो नीतियां,
और जब वो लागू की गई तो ये सरकार की ओरों से प्रचार किया गया कि नई नीतियों से खुशहाली आएगी, कर्मचारी भी एक प्रकार से खुशहाल जीवन जिएंगे, मजदूर किसान खुशहाल होंगे, विभाग भी ग्रोथ करेंगे, ट्रिकल डाउन पॉलिसीज की बात की, डाउन साइजिंग द गवर्नमेंट कई बातें की गई, वर्ल्ड बैंक के दिशा निर्देश में बहुत नगाड़े बजाए गए, ढोल बजाए गए। आज हम जब देखते हैं कि 25 साल से ज़्यादा का अरसा होगा उन नीतियों को लागू हुए, आप एक कर्मचारी नेता की हैसियत से विभिन्न विभागों में इन नई आर्थिक नीतियों का उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों के क्या प्रभाव देखते हैं? सर आप देखेंगे, हम बता रहे हैं आपको कि पिछले हम 4 दशक से इन नीतियों का शिकार हैं। हम लड़ रहे हैं, समय समय पे एक प्रेशर ग्रुप दबाव बना करके नीतियों पे हम रोक लगाते हैं, लेकिन सरकार इनको बैकडोर, चोर दरवाजे से इनको लागू करती है। उसका पता लगता नहीं, प्रचार बहुत है इसका। हम बेरोजगार को रोजगार देंगे, हम ऐसी नीतियां लेके आएंगे, और वास्तव में जो निजीकरण की जो नीतियां हैं ये पूंजीपति के हक में हैं। ये अपने चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस सरकारी सेवा के क्षेत्र का सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छा, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से कोई अपील करना चाहते हो जी? हम आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि सरकारी सेवा का जो ढांचा है ये आम जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई में से खड़ा किया है। आप देखेंगे जितने भी सरकारी क्षेत्र की जमीन है वो हमारे बुजुर्गों की दान की हुई जमीन है। बिल्डिंग का निर्माण भी हमारे बुजुर्गों ने किया है, और उन्होंने ये दान इसलिए की थी सरकार को दान कि हमारे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बेटा बेटी हैं, उनको रोजगार मिलेगा। अब आप देखेंगे उस सरकारी संपत्ति को भी सरकार ने ड्रोन से सर्वे करवा लिया है। आप देखेंगे जितने गांव में, शहर में स्कूल हैं और अन्य विभागों की जो बिल्डिंग हैं वो पंचायत की दान की हुई हैं, अब वो सरकार ने ड्रोन से सर्वे करवा के अपने नाम कर ली। इस पूंजीपतियों की इस पे गिद्ध जैसी नज़र है, ये इस सरकारी संपत्ति को भी औने पौने दामों में बेचना चाहते हैं। जनता से हमारी अपील है कि ये जो सरकारी सेक्टर है ये जनता के खड़े किए हुए हैं। अगर जनता इसको लेकर के लामबंदी करेगी, लड़ेगी, तो विभाग बचेंगे और हमारे ही बेटा बेटी बच्चों को रोजगार मिलेंगे। तो आज आपने जाने कर्मचारी नेता सर्व कर्मचारी संघ के उप महासचिव श्री संदीप सांगवान जी के विचार। हमारी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो एक बार ठंडे दिमाग से विचार मंथन और चिंतन करें। जब भी कोई कर्मचारी जुलूस निकाल रहे हो, धरना लगा रहे हो, तो वो एक धारणा ना बनाए कि ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने लाभ के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है कि वो धरना इसलिए भी लगाया गया हो कि एक गरीब दिहाड़ीदार आपका बच्चे के लिए स्कूल ना बंद हो, वो इसलिए भी लगाया जा सकता है। उसमें ये मांग शामिल हो सकती है उस जुलूस और धरने की, आपके गांव में सरकारी बस आए, नई सरकारी बसें आए, जन सुविधाओं के लिए भी कर्मचारी आंदोलन लड़ता है। सभी जनता के पक्षों से हमारा अनुरोध है कि वो चिंतन मनन करे और नई आर्थिक नीतियों के अपने अनुभव के आधार पर समीक्षा करे। और धरना प्रदर्शन करने वाले लोग वो लोग होते हैं जो अन्याय के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ मैदान में डटकर लड़ते हैं, जिन्होंने अभी तक अपने घुटने नहीं टेके हैं। हमारा सभी से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। आपने समय दिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।